देखो, पार्टनरशिप में तो ये एक बहुत बेसिक बात है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने गलत कामों के लिए इंडेमनिफाई करेगा। हर पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स और पार्टनरशिप को अपने किए गए काम, गलत कामों से या नेग्लिजेंटली काम करने से जो पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, उनके लिए इंडेमनिफाई करेगा बाकी के पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को। जैसे कि पार्टनर नंबर बी मिस्टर एक्स के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में कोई गलत काम करके आ गया, तो इसने पूरी पार्टनरशिप फर्म और बाकी के पार्टनर्स को भी रेस्पॉन्सिबल बनाया। क्वेश्चन आता है क्या वो होंगे? यस सर, वो होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिजनेस होता है, तो ये इनके बिहाफ पे और पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो ये भी रेस्पॉन्सिबल होंगे एक बार तो उस फ्रॉड में, लेकिन फ्रॉड को सही करने में, लेकिन बाद में खुद को इससे इंडेमनिफाई करा सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक बात। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये केवल इस बात को देखने के लिए काम आएगा कि क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर और पूरी पार्टनरशिप फर्म पे किसी भी बात के लिए केस कर सकता है क्या। मुकुंद कहां पर है? वीडियो ऑन कर। यस सर। ठीक है। सर तो 2 मिनट अभी जस्ट कॉलेज से आया करता हूँ। हाँ, तो ये इस बात को देखने के लिए काम आएगा कि सर क्या वो बाकी के पार्टनर या फिर पूरी पार्टनरशिप फर्म पे अपनी किसी भी बात को लेके केस कर सकता है क्या। ये केवल इस बात के लिए काम आएगा। बाकी वो राइट्स अपनी जगह इंटैक्ट है कि इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा गलत काम के लिए वगैरह वगैरह। अब कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए कोर्ट में जाए बिना भी, यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी पार्टनर्स कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें एक बात बताई थी मैंने आपको, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एंड सेकेंड चीज, चाहे पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो भी एक पार्टनर पूरी फर्म को खत्म करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है। फॉर ये जो होता है ना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, उसके लिए भी कोर्ट में जा सकता है। उसके लिए उसको मतलब ये वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट कमिंग इन बिटवीन। ये बात समझ में आ गई मुकुंद? तो ये यस राइट सर। जो है इंडेमनिफिकेशन के वो अपनी जगह हैं। अब उसके लिए ये जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब जहां तक इस क्वेश्चन की बात है कि सर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को बिना बताए, जो बेसिस ऑफ बिजनेस था उस फॉर्म का, टैक्सी जिसके कारण बिजनेस चल रहा था, वो टैक्सी उठा के बेच दी। ठीक है सर। तो अब पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, बी ने ए पे केस ठोका कि तूने ये सब काम कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, बी ने ए पे केस किस चीज के लिए ठोका? बी बॉट एन एक्शन टू रिकवर हिज शेयर इन द सेल प्रोसीड्स। ठीक है। A registered the B's claim on the plea that firm was not registered. Will B succeed in his claim? सर वैसे तो नहीं हो सकता था, लेकिन चूंकि नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एक पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकता है, प्लस डिसॉल्व होती हुई फर्म के लिए वो कहते हैं ना कि डिसॉल्व होती हुई फर्म के सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, सर तूने टैक्सी भेज दी तो फर्म की प्रॉपर्टी थी, फर्म में इतना पैसा आया, उसमें से मेरा हिस्सा जो 50% का है वो मेरे को दे दे। अपने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए वो टेढ़ी घी से उंगली निकालना जिसको बोलते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकालता है तो उंगली टेढ़ी करके अपन निकाल सकते हैं उस चीज के लिए। तो वैसा भी कर सकता है। सो ए रजिस्टर्ड बीज क्लेम, तो भले ही तू रजिस्टर कर ले, हम इन दो चीजों के लिए जा सकते हैं। तो बट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट इफेक्ट अ पार्टनर्स राइट टू सीक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म। ठीक है, इसलिए वो जा सकता है, वो सेटलमेंट ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। नमित, नमित, यस सर। क्वेश्चन 3 और 4 कर लिए तूने? नहीं सर, मैंने क्वेश्चंस नहीं किए। क्यों नहीं किए? 2 दिन और मिले थे सर आपको। मैं बीमार था, मैं कर दूंगा। ठीक है, आप कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ गई। X, Y, and Z enter into a partnership to execute contract works. X secures for the partnership work estimated to cost 1 lakh. He obtains the said order only on payment of sum of 5,000 to a person in authority and debits the sum in the account books as an item of expense. The other partners object of the item
how would you decide? देखो कि सर एक्स वाई और जेड ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, ठीक है सर। अब एक पार्टनर मान लो फॉर एग्जांपल जेड है, वो 1 लाख रुपए का काम लेके आया इस पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। 1 लाख रुपए का काम लेके आया इस पार्टनरशिप फर्म में, ओके। उस 1 लाख रुपए के काम को लाने के लिए इसने 5,000 रुपए कहीं पर किसी को दिए, एक्सटर्नल पार्टी को, थर्ड पार्टी को 5,000 रुपए का पेमेंट किया, और वो काम फिर 1 लाख रुपए का यहाँ पर आया। और ये 5,000 रुपए का जो खर्चा है इसने बुक्स ऑफ फर्म्स में डेबिट कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट बुक ऑफ फर्म में उसको खर्चा जैसे मार दिया, दिखा दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है सर। तो अब उस पे एक्स और वाई ने, बाकी के दो पार्टनर्स ने एतराज कर लिया, ठीक है सर। तो अब बताइए इसमें क्या किया जाएगा। देखो अपन ने एक बात पढ़ी है कि फर्म का कोई भी पार्टनर यदि फर्म के बिजनेस के दौरान किसी थर्ड पार्टी से कुछ भी कमिट करके आ जाता है तो उससे पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स बाइंड होने लग जाते हैं। जरूरी क्या है कि सर एक तो वो फर्म के बिजनेस के दौरान किया गया काम होना चाहिए, सर नॉर्मल और यूजुअल वे में किया गया होना चाहिए। देखो द एक्ट इज डन इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द फर्म्स बिजनेस, द एक्ट इज डन टू कैरी ऑन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म in the usual way of carrying the business of the firm. The act is done in the name of the firm, not in personal name, ठीक है। पर्सनल नेम में किया तो आप उससे फर्म को बाइंड नहीं कर पाओगे। जरूरी ये है, ये फर्म की ये पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो बिजनेस के दौरान किए गए कामों से फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। यदि वो नॉर्मल तरीके से किया गया है तो यूजुअल वे में और फर्म के नाम पे, ये 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आगे क्या होता है, ध्यान रखना, आगे क्या होता है कि सर यहां पर इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में दो ख्याल आ सकते हैं कि सर एक तो ये जो 5,000 रुपए किसी को देके और इस ऑर्डर को ऑब्टेन कर रहा है ओनली ऑन पेमेंट ऑफ सम ऑफ 5,000 टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, जो उस काम को देने का हक रखता था, जिसको अथॉरिटी थी, उसको 5,000 रुपए देके आप ये ऑर्डर लेके आए हैं। तो क्या इस एक लाइन से आपको ये नहीं पता पड़ता है दैट ये थोड़ा सा ब्राइब के नेचर में पेमेंट हो रहा है। मुकुंद यस सर। ध्यान कहाँ है? सॉरी सॉरी सर, पापा कुछ कुछ। यार देख है ना, जोक हो तब तो पूरी क्लास से शेयर कर ले, ठीक है। अकेले हंसना पाप होता है इसलिए, ठीक है। और नहीं तो फिर स्टडीज पे ध्यान दे, चल आ जाओ। तो 5,000, अब देखो मैं समझ सकता हूँ हर पेरेंट्स, तू बेचारा पूरे दिन से है ना ठुकता ठुकाता और है ना वापस अभी 2 मिनट पहले घर में घुसा है। पापा प्यार करेंगे, मम्मी लाड करेगी कि मेरा बेटा कुछ खा ले, पर बेटा इधर भी ध्यान दे ले ताकि 6 महीने बाद और प्यार मिलेगा तेरे को, साल भर बाद जब तू अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेगा तो, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। तो सर अब यदि ये चीजें पूरी हैं, यदि ये चीजें पूरी हो रही हैं तब तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या ब्राइब दे के और ऑर्डर सिक्योर करना क्या नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलाना और यूजुअल तरीके से बिजनेस चलाना होता है क्या? नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये अकेली लाइन जो है ना, ही ऑब्टेन्स द सेड ऑर्डर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ सम ऑफ 5,000 टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। इन अथॉरिटी लिखा हुआ है जिसको वो ऑर्डर अलॉट करने का राइट था, जिसके पास में अथॉरिटी थी। इस एक लाइन से अपने को ये समझ में आ जाता है द अबव पेमेंट इज इलीगल इन द नेचर ऑफ ब्राइब, और ये कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करने का तरीका नहीं होता है। तो सर ये है ना, ये 5,000 रुपए का जो खर्चा है ना, ये मिस्टर एक्स को, जिसने भी वो गलत तरीके से ब्राइब दी, उसको खुद को बेयर विथ करना पड़ेगा, ठीक है। फर्म के पेटे नहीं डाल सकता है ये। नेक्स्ट, एक बंदा, आप ये बोलोगे कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि एक बंदा फर्म के बिजनेस के दौरान कुछ भी करके आ जाए उसके लिए पूरी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी, है ना। वो ऑर्डर लाने के लिए कुछ 5,000 रुपए ब्राइब जैसे खर्च करके आ गया, या फर्म के लिए कुछ काम करके आया फर्म के नाम पे, फर्म के ब्याह पे, उसके लिए पेमेंट के लिए पूरी फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी। तो सर
Every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of the payment made or liability incurred by him only in the ordinary and proper conduct of the business and not otherwise. Only in the ordinary and proper conduct of the business and not otherwise. गलत तरीके से किया है तो आप उस काम के लिए फर्म से इंडेमनिफिकेशन नहीं मांग सकते। ये भी बात ध्यान रखना, ये दोनों चीजें मेंशन होंगी तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, आपको यदि थोड़ी सी यदि क्वेश्चन में यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, सब जने ध्यान से सुनना, थोड़ी सी यदि यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो कि कैसे ही ऑब्टेन्स द सेड ऑर्डर फ्रॉम अनदर पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड दैट ऑर्डर, मतलब वो किसी और को ऑर्डर मिला था, उससे फर्दर वो ऑर्डर लेके आ गया, यानी यहाँ पर वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कमीशन देके उसको और वो ऑर्डर अपनी फर्म के लिए लेके आ गया। कोई ऐसी चीज यदि आपको लगे कि यार ये है ना लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अजम्पशन लिख देना अपना। अजम्पशन नंबर 1 कि सर यदि वो गलत तरीके से ऑर्डर किया गया ब्राइब के नेचर में है, तब तो सर इंडेमनिफिकेशन नहीं मांग, तब तो ये 5,000 रुपए लगा नहीं सकता, फर्म के नाम पे खर्चा नहीं मांग सकता और गलत होगा, और इंडेमनिफिकेशन भी नहीं मांग सकता उस खर्च के लिए, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ब्राइब देके नहीं होता है। दूसरा अजम्पशन नंबर 2 कि सर यदि ये कमीशन बेसिस पे था और उस बिजनेस में कमीशन लेना देना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के जैसे ही होता है, तो फिर ये पेमेंट बाकायदा फर्म के रिप्रेजेंटेशन के दौरान और फर्म के ऑर्डर के लिए था। मतलब सही है और गलत है, कोई बीच में प्रॉब्लम लग रही हो तो कुछ अजम्पशन जैसे ये लास्ट हथियार होता है अपना, अजम्पशन जैसे लिख देना। जनरली आपको क्लैरिटी तक पहुंचना होता है, यही उस केस की मतलब लॉ की खूबसूरती यही है कि आपको खुद को दिमाग में क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं पहुंच पा रहे हो किसी कारण से, आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है, तो ये लास्ट हथियार है अजम्पशन, ऐसे लिख के अजम्पशन नंबर 1 और अजम्पशन नंबर 2 लिख के फिर इसको आंसर करना। बात समझ में आ गई? ये लास्ट हथियार है, हर आंसर में काम लोगे तो वो तुम्हारे डब्बे गोल कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में किस में डाउट था भाई? 5 के बाद में 8 में डाउट था। 6 और 7 में किसी को डाउट तो नहीं है? इजी है, डायरेक्ट आंसर लिखाए हुए हैं। ठीक है, इतने इतने से नहीं, थोड़े से ज्यादा डिटेल में लिख देना भाई, अकॉर्डिंग टू कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, कितनी डिटेल है उतनी डिटेल में आंसर लिख देना। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्रक्स बताया है हर आंसर का, हर क्वेश्चन का, कि आंसर ये होना चाहिए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ भाई। A and B carry on business in partnership as piece goods merchants. A finances the business and is a sleeping partner. B receives certain piece goods belonging to C in ordinary course of business. B knows that the goods are a stolen property of the goods so purchased and sold by B. The proceeds of a part of the goods are entered in the books of the firm. A wants to avoid the liability towards C on the grounds of misconduct by B. Discuss the liability of A and B to C. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये शायद एग्जाम या आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है कि सर ए और बी जो हैं ये पीस गुड्स मर्चेंट, यानी कि वो आप जानते हो यार, पीस गुड्स खरीदते और बेचते हैं, तो किसी भी चीज के, तो मान लो कपड़े के, तो ए और बी, बी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, ए एंड बी। ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए स्लीपिंग पार्टनर है, ये केवल फाइनेंस करता है और इज अ स्लीपिंग पार्टनर। बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है, पूरा काम संभालता है। ठीक है सर, अब क्या हुआ कि सर बी रिसीव सर्टेन पीस गुड्स बिलोंगिंग टू सी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बी के पास में कुछ, मान लो कुछ कपड़े के टुकड़े जो थे, वो कट पीस जो थे, वो सी को जो बिलोंग करते थे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, गलती से बी के पास में आ गए। वापस पढ़ो, बी रिसीव सर्टेन पीस गुड्स बिलोंगिंग टू सी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बी नोज दैट द गुड्स आर अ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि सी के गोदाम में से किसी मिस्टर एक्स ने चुराए और मार्केट में ले जाके खपा दिए, बेच दिए, जहां से मिस्टर बी को मिल गए। इन्होंने तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मार्केट से ही खरीदे थे, पर इनको समहाउ पता था
कि ये गुड्स कहीं ना कहीं सी को बिलोंग करता है, फिर भी उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, बी रिसीव सर्टेन दीज गुड्स बिलोंगिंग टू सी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मजेदार बात क्या हो गई, यहां हो गई, बी नोज दैट द गुड्स आर अ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, ये पता था। ऑफ द गुड्स so purchased and sold by B, the proceeds of a part of the goods are entered in the books of the firm। अब इन्होंने और कांडे पे कांडे और किए। मान लो सी का 1 लाख रुपए का माल इन्होंने, जो चोरी का माल था, वो इनके पास में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यहां से आ गया। उसमें से 50,000 रुपए तो पर्सनली बेच के और प्रॉफिट निकालिए, 50,000 रुपए फर्म के नाम पे बिका हुआ बता दिया, फर्म के नाम पे खरीदा हुआ और बिका हुआ बता दिया। अरे बाप रे, यानी कि फर्म को बाइंड करने और बाकी के पार्टनर को बाइंड करने की कोशिश कर दी उन्होंने। नाउ ए वांट्स टू अवॉइड द लाइबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी। ए इस बात के लिए, सी को मान लो बाद में पता पड़ गया और सी पूरी फर्म पे केस ठोकता है या बी पे केस ठोकता है, तो सर ए इस बात की लाइबिलिटी को अवॉइड करना चाह रहे हैं बी ने जो गलत काम किया है उसके लिए, कि सर इसने मिसकंडक्ट किया है इस बात पे। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ ए एंड बी टू सी। क्या लायबल होंगे? कि सर आंसर है बोथ ए एंड बी आर लायबल फॉर डैमेजेस फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स टू सी। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस, लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। यदि एक पार्टनर कोई गलत काम करता है तो क्या उसके लिए पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स लायबल होंगे? यस सर, द फर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। न केवल गलत काम, बल्कि कोई काम करना चाहिए था उसको करना ओमिट कर दिया किसी पार्टनर ने, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, बशर्ते when the wrongful acts are done while acting in ordinary course of business of the firm or with the authority of his co-partners। तो ये अथॉरिटी से तो नहीं, लेकिन ordinary course of business of the firm में एक पार्टनर ने कर दिया। such acts cause loss or injury to any other party or any penalty is incurred। और इस काम से किसी और पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है या उसको कोई पेनल्टी लग रही है। सर ये दोनों बातें मैच हो गई हैं अपनी। सी को नुकसान भी हो रहा है, उसका चोरी का माल बेच दिया तो उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सर क्या उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी? यस सर, अ फर्म विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। मिस्टर बी ने कोई गलत काम किया है, उसके लिए बाकी के पार्टनर्स ए, एक्स, वाई, ये पूरी फर्म भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये अलग बात है कि ये सब बाद में इससे इंडेमनिफिकेशन मांग लेंगे, पर एक बार तो सारा का सारा कुनबा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उसके इस काम के लिए। बात समझ में आई? यस सर, मिस्टर सी सबको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। ये पॉइंट्स मेंशन होने जरूरी हैं, ये जो इसके साथ में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना, ये भी मेंशन हो के फिर आंसर आना जरूरी है। उसका कारण है, जब तक आप थ्योरी नहीं बता के और उस पे कसौटी पे कसोगे नहीं क्वेश्चन को कि सर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर था, यस सर, चोरी का माल मालूम होते हुए भी खरीद लिया। ठीक है, सेकेंड, wrongful acts are done in ordinary course of business। yes sir, क्वेश्चन में ये बात दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या उससे किसी को लॉस हो रहा है? यस सर, उससे मिस्टर सी को लॉस हो रहा है, तो सर पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स लायबल होंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है 1 2 3 में से, इसलिए लायबल होगी पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स। वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाद में यदि क्वेश्चन ये भी पूछे आप लोगों से कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर ए, कि सर वो मिस्टर बी से इंडेमनिफिकेशन डिमांड करेंगे अपना, बिल्कुल करेंगे इस बात को लेके। ठीक है, चलिए। सर तो वो इंडेमनिफिकेशन के बाद फर्म डिसॉल्व भी, मतलब फिर तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बचेगा ही नहीं ना, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसा है, इंडेमनिफिकेशन के बाद में भी इन लोगों का आपस में विश्वास बना हुआ है, चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन कौन होते हैं कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया बंद करो? ठीक है, ये इन लोग के सोचने की बात है कि अभी भी इनका विश्वास है तो चलते जाए। बात समझ आई? हालांकि ओके। ये सब ऐसी बातें हैं। तूने एक गलती कर दी, मान ले नमित, तू खेल में नया है, तेरे को बिजनेस के रूल्स पता नहीं है, इस वजह से तूने गलती कर दी, तो क्या सब तेरे पे चढ़ के पार्टनरशिप को हम खत्म करेंगे? नहीं, वो जनरली एक सॉफ्ट हार्टन रखेंगे कि भैया इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो 1 2 बार और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको मौका देते हैं। और यदि कोई ब्लंडर ही कर दिया है तो डेफिनेटली फॉर्म खत्म करने की तरफ बढ़ जाएंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन टू
सिचुएशन। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, और किस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नमित करना भाई, ये एक एक क्वेश्चन मतलब जिसको कहते हैं ना, दिमाग की खिड़कियां खोलने वाले क्वेश्चंस हैं। आधे क्वेश्चंस रेगुलर हैं, आधे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग की खिड़कियां खोलेंगे तुम्हारे। इसलिए कर लेना इन क्वेश्चंस को, नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होएगी बाद में। चलिए, ये भी हो गया। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ। नी मुरार का हाँ सर। किए थे तूने क्वेश्चंस? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के किए क्या? सर उसका लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ सर मेरे से। क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है जी। चलिए एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो आप सब लोग, तो फिर अपन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बैंक करना चालू करते हैं।